हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल के अवस्थी एडू हब। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो और इस सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम देने वाले हो, देन दिस चैनल एंड दिस प्लेलिस्ट फॉर यू। आज के क्लास में हम डीसी मशीन स्टार्ट करेंगे। दिस इज द फोर्थ यूनिट एंड आज के क्लास में हम प्रिसाइजली डीसी मशीन का बेसिक कंस्ट्रक्शन देखेंगे, कौन कौन से बेसिक पार्ट्स होते हैं डीसी मशीन में, एंड द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। क्योंकि चाहे डीसी मोटर हो चाहे डीसी जनरेटर हो, ये एक ही प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जो कोर प्रिंसिपल है, दैट इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। मतलब एक एनर्जी किसी दूसरे फॉर्म की एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। देखिए, तीन तरीके के इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम्स हो सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम, एक मैकेनिकल सिस्टम और एक मैग्नेटिक सिस्टम। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम जो भी एनालिसिस करते हैं वे वोल्टेज और करंट से करते हैं। एंड आप यूनिट 1 में देख के आए हो, वोल्टेज एंड करंट्स में हम केवीएल और केसीएल को यूज करते हैं। ठीक है ना। जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स हमारे होते हैं, इसमें हम न्यूटन्स लॉस, पोजीशन, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सारे टर्म्स यूज करते हैं। एंड फोर्स एंड टॉर्क, प्रिसाइजली न्यूटन्स लॉ, ये वो अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल है जिससे हम कोई भी मैकेनिकल सिस्टम एनालाइज कर सकते हैं। नाउ कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द सिस्टम विच जनरली लिंक्स दीज टू सिस्टम्स, विच इज अ मैग्नेटिक सिस्टम। अब मैग्नेटिक सिस्टम मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स पर काम करता है। मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। ओके, मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट होती है किसी मैग्नेटिक सर्किट में, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मैग्नेटिज्म में और मैग्नेटिक सर्किट में, इसी सब्जेक्ट की सेकेंड यूनिट में, राइट। किसी भी मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से फैराडेज लॉ है, जो बेसिक लॉ है मैग्नेटिज्म का, जिसकी वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। अगर कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, यही फैराडे का लॉ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे मोटर जनरेटर एक्शन में, अभी बस एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। एंड फोर्स और टॉर्क, ये दोनों अंडरलाइनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं जिस पर मशीन काम करेगी। कोई भी डीसी मशीन इन्हीं दो बेसिक कॉन्सेप्ट्स पे काम करेगी, राइट। अब इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन को समझते हैं। देखिए, जो सबसे यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी है हमारे लिए, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, या मैकेनिकल एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो वो प्रोसेस इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन कहलाता है, जहां पर आप या तो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में जा रहे हो या तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो। अब जब कभी भी इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट या सबसे इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट होता है, वो होता है हमारा कपलिंग मीडियम। इसको हम बोलते हैं कपलिंग मीडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंस्ट्रेंट है। अगर कपलिंग मीडियम प्रॉपर नहीं होगा तो ये कन्वर्जन एफिशिएंट नहीं होगा। मतलब आप समझ रहे हो ना, जितना आपको आउटपुट मिलना चाहिए उतना आउटपुट कभी नहीं मिलेगा अगर कपलिंग मीडियम आप प्रॉपर सेलेक्ट नहीं करोगे, राइट। अच्छा, जितने भी लॉसेस होते हैं, आप लोग आगे जाके अभी कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग पढ़ोगे, कपलिंग मीडियम को आप चैनल की तरह एज्यूम कर सकते हो। तो जितने भी लॉसेस होते हैं वो चैनल पर प्रोमिनेंट होते हैं और यहीं पर हमें लॉसेस को कंट्रोल करना होता है। तो आपकी स्क्रीन पर बेसिक डायग्राम है। दिस इज अ वेरी फंडामेंटल डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन डिवाइस। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? नाउ आपने जो भी इस पर्टिकुलर डायग्राम के लिए आपने इस डायग्राम में देखा होगा, मैंने इनपुट पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है और आउटपुट पर मैकेनिकल एनर्जी दी है। तो ये जो इक्वेशन मैं लिख रहा हूं, इसको बोलते हैं एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड एनर्जी इक्वेशन या एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? देखिए, आपने यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट पे दी, फाइन। आपको आउटपुट पे क्या मिला? ये आपने इनपुट पे दिया था, आपको आउटपुट पे क्या क्या मिला? मैकेनिकल आउटपुट मिल गया। लेकिन इनपुट से आउटपुट आप किसके थ्रू गए? आप एक मैग्नेटिक सिस्टम या इलेक्ट्रिक सिस्टम या कपलिंग मीडियम, किसी के भी थ्रू आप इस इनपुट से इस आउटपुट पे गए। तो जो भी मीडियम है वहां पर कुछ तो लॉसेस हुए होंगे, और जो भी मीडियम आपने यूज किया है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो, उसने कुछ एनर्जी स्टोर भी की होगी।
राइट। तो मेरी एनर्जी इक्वेशन में इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट प्लस स्टोर्ड एनर्जी प्लस लॉस। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। ये इक्वेशन सभी लोग याद रखिएगा, आगे एफिशिएंसी में काम आएगी। ये बहुत फंडामेंटल इक्वेशन है, राइट। अच्छा, जो चीज मैंने आपको अभी समझाई वही चीज मैंने यहां पर स्लाइड में लिखी हुई है, आप वीडियो को पॉज करके स्लाइड पढ़ सकते हो। मैं आपको समरी बता देता हूं, कंक्लूजन बता देता हूं। देखिए, ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो सकता है या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हो सकता है। अब इसको मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर देता हूं, आप सभी लोग फर्स्ट ईयर के बच्चे हो तो आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। देखो बेटा, तीन तरीके की फील्ड्स हम पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, एक हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हम पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप लोगों ने अच्छे से क्लास 12 किया है तो ये तीनों फील्ड्स के बारे में आप जानते हो। अब क्वेश्चन ये है कि मैं कौन सी फील्ड यूज करूं मशीन्स में, तो आंसर ये है मैं मैग्नेटिक फील्ड यूज करता हूं। अच्छा, बाकी दोनों क्यों नहीं यूज करता हूं वो भी मैं आपको समझाता हूं। देखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड हमेशा यूनी डायरेक्शनल होती है। बहुत बेसिक सा फंडा है, दुनिया में जितने भी फोर्स ग्रेविटी की वजह से लग रहे हैं वो अर्थ के सेंटर की तरफ ही लग रहे हैं। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। इसका मतलब अगर मैं कन्वर्जन कर भी रहा हूं तो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लूंगा, लेकिन क्या मैं वापस आ पाऊंगा? नहीं आ पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी फील्ड ही यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ग्रेविटेशनल फील्ड डीसी मशीन में नहीं यूज करता। अब दूसरा क्वेश्चन कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में भी एनर्जी स्टोर होती है, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी कहां पे स्टोर होती है? कैपेसिटर में। आप जानते हो व्हाट इज अ कैपेसिटर? अ कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी कहां होती है? इंडक्टिव कॉइल के बीच में, ये इंडक्टर होता है, यहां बीच में मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। तो हमने यहां पर भी देखिए इस, अब ये डायग्राम आपको समझ में आएगा। मैंने इस डायग्राम में यहां मैग्नेटिक सिस्टम ही क्यों लिखा, इलेक्ट्रिक सिस्टम क्यों नहीं लिखा? क्या इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं यूज हो सकता? बिल्कुल यूज हो सकता है, लेकिन एफिशिएंसी कम होगी। 99% हम मैग्नेटिक सिस्टम ही यूज करते हैं क्योंकि मैग्नेटिक सिस्टम की एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। एक टेक्निकल टर्म है, जिन्होंने जेई या नीट की प्रिपरेशन की होगी इंटर में वो जानते हैं, उसको बोलते हैं हम एनर्जी डेंसिटी। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी ज्यादा होती है। आप ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकते हो कम स्पेस में। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आप बहुत ज्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आपको बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। और अगर बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो आप खुद ही सोचो, उतनी स्ट्रांग फील्ड जनरेट करने के लिए जो आप स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो वो भी तो बड़ा हो जाएगा। तो क्या आपकी इलेक्ट्रिकल मशीन का साइज नहीं बढ़ जाएगा? राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एनर्जी स्टोर करोगे तो आपकी मशीन का साइज बढ़ जाएगा। आप कॉम्पैक्ट रखना चाहते हो, आप ज्यादा एफिशिएंट रखना चाहते हो, तो आप क्या करते हो? एनर्जी को मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर करते हो। आई गेस ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ठीक, यही चीज मैंने इस पूरी स्लाइड में लिखी हुई है। अब दो तरीके के इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी डिवाइसेस होते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज तो ये लेक्चर बिल्कुल गेट वालों के लिए नहीं है, ना कोर इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। ये फर्स्ट ईयर बेसिक इलेक्ट्रिकल के बच्चों के लिए है। उन्हें हर वो चीज बताई जा रही है जिससे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो और सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए। तो दो तरीके के डिवाइसेस हम यूज करते हैं, एक ग्रॉस मोशन डिवाइस, एक इंक्रीमेंटल मोशन डिवाइस। ग्रॉस मोशन का मतलब जिसमें अल्टीमेटली मूवमेंट हो रहा है। तो अगर मूवमेंट हो रहा है जैसे मोटर और जनरेटर, और दूसरे होते हैं इंक्रीमेंटल डिवाइस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलूं कि साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है, अगर मैं बोलूं स्पीकर में साउंड कैसे प्रोपोगेट होती है, तो प्रेशर डिफरेंस की वजह से प्रोपोगेट होती है। तो देयर इज एन इंक्रीमेंटल डिफरेंस इन प्रेशर। तो ऐसे डिवाइसेस हम बोलते हैं इंक्रीमेंटल मोशन डिवाइसेस। ठीक, इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब चाहे कोई भी डीसी मशीन पढ़ो फर्स्ट ईयर में केवल दो ही बेसिक प्रिंसिपल हैं, केवल दो ही चीजें हो रही होंगी, इन्हीं दोनों से सारी मशीन आपको समझ में आएंगी। पहला क्या हो रहा होगा? when a conductor moves in a magnetic field and EMF is induced। कुछ कुछ जानते हो आप फराडे लॉ में, राइट।
टॉर्क, ईएमएफ, ये सब हम डिटेल में पढ़ेंगे जब इंडिविजुअल मशीन पढ़ेंगे। आज बहुत ओवरव्यू वाला लेक्चर है जिसमें आपको सब बेसिक समझ में आ रहा है। तो दो चीजें हैं, पहला, अगर कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएंगे तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, ऐसा ही कुछ फराडे ने भी कहा है, राइट। दूसरा, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ मैकेनिकल फोर्स एक्ट्स। बहुत ऑब्वियस है, अगर आप एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो वो मूव करने लगेगा। क्यों मूव करेगा? क्योंकि उस पर एक्ट करेगा एक टॉर्क, राइट। टॉर्क का फॉर्मूला होता है टाउ इज इक्वल टू एन आई ए बी। तो ये हमें नहीं पढ़ना है, ये आप 12th में पढ़ के आए हो, राइट। केवल अंडरलाइनिंग प्रिंसिपल समझना है। अब आपके सामने दो डायग्राम्स बने हुए हैं, ये वर्किंग डायग्राम होगा आगे जाके मोटर का। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, आपने इलेक्ट्रिकल इनपुट दिया है और आपको मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है। ये आगे जाके नेक्स्ट क्लास में जब हम डीसी जनरेटर्स पढ़ेंगे तो ये आपके जनरेटर का कोर डायग्राम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो और इलेक्ट्रिकल आउटपुट ले रहे हो। बाकी जरा ध्यान से देखो, पूरा डायग्राम वही है जो आपने यहां पर पढ़ा था, यही डायग्राम रेप्लिकेटेड है, केवल टर्म्स चेंज हो गए, राइट। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम है भाई, ऑब्वियसली आप इनपुट एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होगा, आउटपुट पे आप मैकेनिकल एनर्जी ले रहे हो तो आपको मैकेनिकल सिस्टम मिलेगा। दिस इज दी कोर डायग्राम, राइट। अब चाहे कोई भी डीसी मशीन पढ़ो, जो डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शनल पार्ट है, अगर आपको वो पार्ट नहीं आता तो आप कभी वर्किंग नहीं समझ सकते। तो अब हम आते हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, दैट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ डीसी मशीन। बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा, डायग्राम से समझाऊंगा, और आप वीडियो को पॉज करके नोट भी कर सकते हो। मैंने हर चीज बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाई हुई है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। पहले एक ओवरव्यू दे देता हूं। देखिए, आपको बाहर जो हिस्सा दिख रहा है इसको हम बोलते हैं योक। दिस इज योक। ये एक सिलिंड्रिकल पार्ट, एक एक पार्ट समझाऊंगा और वापस आऊंगा। सबसे पहला पार्ट है योक। योक क्या है? योक वो आउटर कवरिंग है जो आपने डीसी मशीन को दे रखी है। ये इस कवरिंग का काम क्या है? ये आपकी पूरी मशीन को प्रोटेक्ट भी करती है और सपोर्ट भी देती है। भाई ये देखिए डायग्राम, ये जो आपको बाहर वाली कोटिंग दिख रही है, ये हर चीज, भाई आप यू ऑल आर फ्यूचर इंजीनियर्स, अगर आप फर्स्ट ईयर में लेक्चर देख रहे हो तो आपको रियल भी दिखाऊंगा साथ साथ। तो ये वाला जो पार्ट है, ये दिस इज योर योक या मेटल फ्रेम, इसको फ्रेम भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? इसका काम है एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना पूरी मशीन को, एंड इट अलाउज द फ्लक्स टू पास थ्रू इट। देखिए होता क्या है एक्चुअली, यहां पर देखिए, इसी योक के अंदर यहां से फ्लक्स भी पास होता है, जैसा आपने एक बेसिक मैग्नेटिक सर्किट में देखा था ना। तो योक या फ्रेम फैसिलिटेट भी करता है मैग्नेटिक फ्लक्स के पासिंग को। अब बहुत सीधी सी बात है, अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स को पास करा रहे हो तो लॉसेस को आपको कम रखना है या आपको परमिटिविटी बढ़ानी है। आप यही चाहते हो ना कि मैग्नेटिक फ्लक्स के फ्लो में कम से कम हिंड्रेंस ऑफर हो। तो जो हिंड्रेंस ऑफर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक सर्किट में हम उसको रिलक्टेंस बोलते हैं। तो आप क्या चाहोगे? हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स को लो रिलक्टेंस ऑफर किया जाए और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रिटेन हो। तो इसीलिए हम छोटी मशीन्स में योक को कास्ट आयरन से बनाते हैं और बड़ी मशीन्स में स्टील से बनाते हैं। देखिए, आयरन और स्टील की खास बात यह है, इनकी रिटेंटिविटी बेटर होती है, स्टील की तो बहुत ज्यादा होती है। इनकी रिटेंटिविटी इज द टर्म, मैं ऑलरेडी आपको यह टर्म मैग्नेटिक सर्किट में बता चुका हूं। रिटेंटिविटी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने की ताकत। जितनी ताकत होगी मैग्नेटिक फील्ड को रिटेन करने की, उतने लॉसेस कम होंगे, राइट। तो योक का यह काम होता है। यह है आपका पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में हम आते हैं पोल पे। अब आपका जो पोल है वो दो पार्ट में बटा हुआ है। आपके पास एक पोल का कोर होता है, राइट, और ये शूज टाइप के होते हैं। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट। ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक होता है पोल कोर, एक होता है पोल शू, राइट। अब पोल का काम क्या है? देखिए, दिस इज योर पोल। इस पोल पे वाइंडिंग्स बंधी होती हैं। इन वाइंडिंग्स को ही हम बोलते हैं बेटा फील्ड वाइंडिंग्स, जो हमारा अगला
कंस्ट्रक्शनल डिटेल है। पोल दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक कोर एक शू। कोर का काम क्या क्या है? कोर सबसे पहले तो हेल्प करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को क्रिएट करने में और फ्लो करने में। क्यों? क्योंकि कोर के ऊपर ही आपकी फील्ड वाइंडिंग्स बंधी हुई हैं और एक्सक्यूज मी, जब आप करंट पास करते हो तो इन्हीं फील्ड वाइंडिंग्स की वजह से फ्लक्स जनरेट होता है, राइट? यही फील्ड वाइंडिंग्स फ्लक्स को जनरेट करती हैं और यही पोल का कोर ये इंश्योर करता है कि ये फ्लक्स प्रॉपरली पास हो। अब एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम होता है पोल का। पोल ये इंश्योर करता है, पोल कोर, कि नॉर्थ और साउथ पोल ऑल्टरनेटिंग बने। अब जरा ध्यान से इस डायग्राम को देखिए, ये मैं आपको पूरा समझाऊंगा भी। रेड कलर से आपको जो दिख रहा है ये वायर को बांधने का तरीका है। मान लीजिए आप यहां से देख रहे हो, जब आप इस सिस्टम को यहां से देखोगे तो मुझे बताओ आपको करंट का डायरेक्शन कैसा दिखेगा? भाई करंट का डायरेक्शन मुझे ऐसा दिख रहा है, ऐसा। ये क्या ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज नहीं है? है। और आप जानते हो जब एंटी क्लॉकवाइज होगा तो हमेशा नॉर्थ पोल बनता है बेटा, और जब क्लॉकवाइज होता है तो हमेशा साउथ पोल बनता है। तो हुआ क्या, यहां पर एंटी क्लॉकवाइज होने की वजह से इस जगह पर नॉर्थ पोल बन गया। क्या बात समझ में आई? अब जरा ध्यान से इस साइड से देखो। इस साइड से जब आप करंट को देखते हो तो करंट आपको ऐसा जाता हुआ दिख रहा है। अगर कंप्लीट करोगे तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर क्लॉकवाइज हो जाएगा बेटा तो यहां पे आपको साउथ पोल बनता दिखाई देगा। तो आप देख रहे हो पोल कोर का क्या काम है? पोल कोर का काम है ये इंश्योर करे कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल ऑल्टरनेटिवली बनते रहें। ऐसा नहीं है कि नॉर्थ नॉर्थ एक साथ बन जाए, नहीं, नॉर्थ बने साउथ बने नॉर्थ बने साउथ बने, ऐसे पोल्स ऑल्टरनेट करते रहे। ठीक है ना? ये काम भी पोल कोर का होता है, ये मैंने यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, इसको आप आराम से देख सकते हो। अच्छा, अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन वाले पार्ट की। देखिए, इनको हम स्टील की लेमिनेटेड शीट से बनाते हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं। ये इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखिए। यहां पर ये कई सारी शीट्स हैं, ये कई सारी शीट्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर चिपकी हुई हैं। ये वाला जो हिस्सा है ये आपके पोल का कोर है, और नीचे जो आपको ऐसे शू जैसा दिख रहा है ये एक्सक्यूज मी, ये वाला पार्ट, दिस इज योर पोल शू। पोल शू का काम क्या है? पोल शू ये इंश्योर करता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लीक ना हो। जितना कम लीकेज होगा उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि पोल कोर आपका, मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको याद रहे, मेटल स्टील की लेमिनेटेड शीट्स होती हैं जो एक दूसरे से इंसुलेटेड होती हैं और रिविटेड होती हैं। रिविटेड मतलब जुड़ी होती हैं, परमानेंटली जुड़ी होती हैं। रिविटेड का मतलब होता है एक दूसरे से परमानेंटली जुड़ी हुई, मतलब एक शीट, इसके ऊपर एक शीट, इसके ऊपर एक शीट, इसके ऊपर एक शीट, इसके ऊपर एक शीट एंड एक शीट, ऐसे आपका पोल कोर बना होता है। और नीचे ऐसे आपका शू बना होता है। शू क्या करता है? अब ये जो आर्क है, ये आर्क इंश्योर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड रहें। अगर आपको मैं डायग्राम पे ले जाऊं, कोर डायग्राम पे, तो होता क्या है, ये इंश्योर करता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कन्फाइंड रहें। आप देख रहे हो जितना मैग्नेटिक फ्लक्स है वो कन्फाइंड रहे। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स कन्फाइंड रहेगा तो लीकेज कम से कम होगा, और अगर लीकेज कम से कम होगा तो मशीन की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी और आपको ज्यादा ईएमएफ मिलेगा, राइट? पोल कोर समझ में आया? अच्छा, फील्ड वाइंडिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फील्ड वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जो बंधी हुई है पोल कोर के ऊपर। फील्ड वाइंडिंग का मेन काम होता है कि यही फ्लक्स को जनरेट करती है। ठीक, ये सभी फील्ड वाइंडिंग्स एक दूसरे से सीरीज में जुड़ी हैं। देखिए, पहले वाले पोल कोर से जो वाइंडिंग गई वो दूसरे में सीरीज पे है, ऐसे ही दूसरे के साथ जो जाएगी वो तीसरे में सीरीज में होगी, तीसरे के साथ जो जाएगी वो चौथे में सीरीज में होगी। तो ये सारी फील्ड वाइंडिंग एक दूसरे से सीरीज में होती हैं।
इनको हम एक्साइटिंग वाइंडिंग भी बोलते हैं या एक्साइटेशन वाइंडिंग भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये मेन फ्लक्स जनरेट करती है। ठीक है। गुड कंडक्टर कॉपर से हम इसको बनाते हैं। अब बहुत सी बुक में एक नया टर्म लिखा है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, फील्ड सिस्टम। आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा इन सभी को मिला लोगे तो फील्ड सिस्टम बोलते हैं। मतलब योक, पोल कोर, पोल शू एंड फील्ड वाइंडिंग, इन सबको मिला के जो सिस्टम बनता है उसको हम बोलते हैं फील्ड सिस्टम। तो ये आपका फील्ड सिस्टम है, इजंट इट? देखिए, दिस इज योर फील्ड सिस्टम का पार्ट। बस आपको इसमें मैग्नेटिक फ्रेम नहीं दिख रहा है, बाकी सब कुछ दिख रहा है। फाइन। देखिए कॉइल्स भी दिख रही हैं। कॉइल्स क्या है? एक्चुअली में आपकी वाइंडिंग्स हैं ये। कॉइल्स एक्चुअली में आपकी फील्ड वाइंडिंग्स ही तो है, राइट? चलो अब आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। देखिए जितनी भी डीसी मशीन्स होती हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक स्टेटर जो स्टेशनरी होता है, एक रोटर जो मूविंग पार्ट होता है। मैंने इस क्लास में स्टेटर और रोटर की बात नहीं की है, मतलब डिटेल में बात नहीं की, हालांकि अब तो मैंने आपको बता ही दिया। स्टेटर इज द स्टेशनरी पार्ट, रोटर इज द मूविंग पार्ट। तो आर्मेचर किसी भी डीसी मशीन का रोटेटिंग पार्ट होता है। आर्मेचर दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एक होता है आर्मेचर कोर, एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग। ठीक। आर्मेचर कोर में कुछ स्लॉट्स बने होते हैं जहां पर हम आर्मेचर वाइंडिंग्स को बांधते हैं। ये मैंने डायग्राम रखा हुआ है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। दिस इज अ सिंगल आर्मेचर वाइंडिंग, ये एक सिंगल शीट है। दिस इज अ सिंगल शीट। ऐसी बहुत सारी शीट्स रखी हुई हैं, शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, शीट 5, शीट 6, शीट 7, शीट 8, इस तरीके की बहुत सारी शीट रखी हुई हैं और ये सब मिला के आर्मेचर कोर बना रही हैं। और बीच में आपने जो स्लॉट्स छोड़ रखे हैं, इन्हीं स्लॉट्स पे आप आर्मेचर कंडक्टर रखते हो। मेन डायग्राम में अगर आप देखोगे, ये जो आपको डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ये हैं आर्मेचर कंडक्टर्स, राइट? इन्हीं जगह पे हम आर्मेचर कंडक्टर्स को रखते हैं। ये कंस्ट्रक्शनल डिटेल जानना बेटा बहुत जरूरी है, वरना बाद में दिक्कत होगी। ठीक। अच्छा, प्रॉपर्टी क्या रखूं इसकी? हाई परमेबिलिटी। ऑब्वियसली परमेबिलिटी का मतलब होता है अपने थ्रू मैग्नेटिक फ्लक्स को पास कराना, तो इनकी परमेबिलिटी हाई होनी ही चाहिए। थिन लैमिनेटेड शीट्स। देखिए लेमिनेशन से फायदा क्या होता है? लेमिनेशन से एडी करंट कम हो जाता है और स्टील में हिस्टीरिसिस लॉसेस कम होते हैं। देखिए दो प्रोमिनेंट लॉसेस हैं, ये आपको ट्रांसफार्मर में भी बता चुका हूं और ये मशीन्स में भी। ठीक है। तो एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए आप लेमिनेशन यूज करते हो, बिल्कुल वैसे ही जिससे ट्रांसफार्मर के कोर में करते थे। और हिस्टीरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए आप स्टील का इस्तेमाल करते हो। फाइन। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? ठीक है। अच्छा, आर्मेचर कोर के ऊपर जो स्लॉट्स हैं उनको हम आर्मेचर वाइंडिंग कहते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। इसको भी कॉपर या एल्यूमिनियम से ही बनाते हैं। एल्यूमिनियम थोड़ा रेडिली अवेलेबल है, कॉपर थोड़ा कॉस्टली है। जैसे आपका घर में पंखा खराब होता है, आप चेंज कराने जाते हो, वो बोलते हो कि इसका कॉइल जल गया, तो वो आपसे पूछता है एल्यूमिनियम का लगाएं या कॉपर का। कॉपर का महंगा है, एल्यूमिनियम का पतला है। ओके, चलिए। अब this armature winding is connected to the external circuit through commutator and brushes। अब आता है next important part, that is commutator। उससे पहले जान लीजिए, अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम दो तरीके की आर्मेचर वाइंडिंग्स यूज करते हैं, एक वेव वाइंडिंग जिसमें ए की वैल्यू 2 होती है, एक लैप वाइंडिंग जिसमें ए की वैल्यू पी होती है। वेव वाइंडिंग में हम क्या करते हैं? आर्मेचर वाइंडिंग को दो पैरेलल पाथ्स में डिवाइड कर देते हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको पाथ 1 दिखाई दे रहा है एंड दिस इज पाथ 2। तो आप आर्मेचर वाइंडिंग को दो पाथ में डिवाइड कर देते हो, किसमें? वेव वाइंडिंग में। लैप वाइंडिंग में क्या करते हो? आप उतने ही पैरेलल पाथ यूज करते हो जितने पोल्स हैं। जैसे जैसे आप आगे मोटर जनरेटर पढ़ोगे, आप जानोगे 2 पोल 4 पोल मल्टीपल पोल्स के बन सकते हैं, उनकी क्या यूटिलिटी है वो आगे देखेंगे। आज केवल कंस्ट्रक्शनल पार्ट देख रहे हैं। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज द कम्यूटेटर। कम्यूटेटर अगेन पहले देख लेते हैं होता कहां पे। ये एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है जो शाफ्ट के ऊपर बंधा होता है। डायग्राम में आपको अगर दिखाऊं, ये आप शाफ्ट देख रहे हो ना, ये आपका शाफ्ट है, इसी के ऊपर एक सिलिंड्रिकल ड्रम होता है, उसी को हम बोलते हैं कम्यूटेटर। ओके।
राइट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, कॉपर का बना होता है, ये सब तो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। कम्यूटेटर का मेन काम क्या है? कम्यूटेटर, अगर आप जनरेटर एक्शन की बात कर रहे हैं या मोटर एक्शन की बात कर रहे हैं, तो दोनों में कम्यूटेटर अलग अलग तरीके से काम करता है। मेन अगर ब्रॉडली क्लासिफाइंग बोलूं तो ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है ना। आपको ये कीवर्ड याद रखना पड़ेगा, इट एक्ट्स एज अ मैकेनिकल रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट क्या थे? एसी को डीसी में कन्वर्ट करते थे, तो ये एक मैकेनिकल रेक्टिफायर है जो एसी को डीसी में और रिक्वायरमेंट पे डीसी को एसी में भी कन्वर्ट करता है। फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्यूटेटर। ओके, it collects the current from the armature conductor and passes it to the external load via brushes। आर्मेचर कोर, आर्मेचर के कोर के ऊपर आर्मेचर वाइंडिंग या कंडक्टर्स हैं, वो मूव कर रहे हैं, ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ है, जो करंट प्रोड्यूस हुआ है वो ऑल्टरनेटिंग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में कंडक्टर मूव कर रहा है। उस ऑल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कौन कन्वर्ट करेगा? कम्यूटेटर कन्वर्ट करेगा। कम्यूटेटर एक्सटर्नल लोड से ब्रशेस के थ्रू कनेक्टेड होता है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये दीज आर ऑल ब्रशेस, ठीक है ना। ब्रशेस में वियर एंड टियर भी होता है तो हमें पीरियोडिकली ब्रशेस को मेंटेन रखना पड़ता है। कार्बन या ग्रेफाइट, ये दो चीजें हम यूज करते हैं ब्रश बनाने में, ठीक है ना। ये आपका कम्यूटेटर है एंड दिस इज हाउ अ ब्रश लुक्स लाइक, कुछ ऐसा। यहां पे एक ब्रश होता है, यहां पर दूसरा ब्रश होता है, ठीक है। आप सबने ये बेसिक देखा है 10th में भी, 11th में, 12th में, लेकिन इतने छोटे छोटे ब्रश देखे हैं। तो अभी जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको इसका पूरा फंक्शन समझ में आएगा। अब जितना भी बेसिक कंस्ट्रक्शनल पार्ट आपने पढ़ा है, मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं। सबसे पहले आपने योग पढ़ा था। योग का काम क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। किसका बनाते हैं? कास्ट आयरन या स्टील का। फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग का मेन काम क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना, कॉपर की बनाते हैं। उसके बाद कम्यूटेटर, AC from armature to DC for generator, converts DC to AC for motor। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा ये, आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर पूछते ही पूछते हैं। एंड द लास्ट वन इज ब्रशेस। इस पूरे चार्ट में मैंने पोल, शू और ब्रश अलग से नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो हम ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं। तो दिस इज हाउ अ बेसिक डीसी मशीन लुक्स लाइक। हर डीसी मशीन, चाहे जनरेटर हो चाहे मोटर हो, वो आपको ऐसे ही दिखाई देगी। उसका कंस्ट्रक्शनल डिटेल इतना ही होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। अगेन मैं आपसे बोलूंगा, अगर इस सेमेस्टर में आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगले लेक्चर में हम डीसी मोटर या डीसी जनरेटर स्टार्ट करेंगे, राइट। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेमेस्टर एग्जाम्स। थैंक यू।